इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर। और ये रही इसकी काम की स्लाइड पहली। साहब क्या है कि जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं ये कोर्स में है क्या मैक्सवेल इक्वेशंस? देखिए आपकी भाषा में बात करूं, ये चैप्टर नंबर 8 है, तो 1 से लेके 7 तक की पूरी कहानी को, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को जो कुछ पढ़ा है उसको मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस में समेट दिया। 4 इक्वेशंस वो पूरी कहानी कहते हैं जो शुरू के पहले से 7 नंबर के चैप्टर करते हैं। अब ये जो इक्वेशंस थी वो मैक्सवेल ने अपनी नहीं बनाई, उन्होंने देखा, समझा और एक समराइज कर दिया कि भाई आप किसी भी बंदे को भटकना ना पड़े, इन 4 इक्वेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पूरा पूरा बताया जा सकता है। आपकी भाषा में चैप्टर 1 से लेकर 7 तक की कहानी इन 4 इक्वेशन से समझी जा सकती है। तो इसे बोलते हैं मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस, और बड़ी फेमस है, बड़ी काम की है और इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी इक्वेशंस इन्होंने ली। Assuming that no magnetic और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्रेजेंट, ये कंडीशन ले रखी है, तब बातें कही गई हैं कि मैग्नेटिक और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं है। तो पहली इक्वेशन है, बेसिक में 4 इक्वेशंस हैं, मैं 4 लिख दूं दिमाग में आ जाए आपके। 4 इक्वेशंस। पहली है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो गॉस लॉ आपने पढ़ रखा, कोई नई चीज थोड़ी है, लेकिन इन्होंने 4 मैक्सवेल की इक्वेशन में एक इक्वेशन मैक्सवेल गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ले ली। This Gauss law states that the electric flux through a closed surface S is 1 upon epsilon naught times the total charge Q enclosed by the surface। ये आप फॉर्मूला जानते ही हैं, ये Gauss law जानते ही हैं। ये Q इनसाइड या नेट होता है और ये इसके अंदर रही बात। अब ये इसका इन्फ्रेंस भी रहता है डिटेल में, वो डिटेल लेक्चर में समझा जा सकता है, लेकिन ये इनकी मैक्सवेल इन्होंने चूज की इस इक्वेशन को अहमियत रखते हुए। दूसरी थी गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तो गॉस लॉ मैग्नेटिज्म में आप देखते क्या है कि ये वैल्यू हो जाती है 0। दिस लॉ स्टेट्स दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0। इसका मतलब इन्होंने इससे क्या इन्फ्रेंस, क्या फायदा हमको मिला साहब? तो हमको फायदा ये मिला कि ये साबित करने में रहे कि साहब जो मोनोपोल्स होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। मोनोपोल का मतलब जैसे कि नॉर्थ साउथ होता है ना, तो ये तो डाइपोल है मैग्नेट के कारण। नॉर्थ अलग से नहीं मिलेगा आपको, साउथ अलग से नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा साथ में मिलेगा। तो ये साबित करता है ये क्वेश्चन कि मोनोपोल्स मैग्नेटिज्म में प्रेजेंट नहीं होते, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्लस चार्ज अलग से पाया जाता है, माइनस अलग से पाया जाता है और डाइपोल भी पाया जाता है। ये बात आप समझ रहे होंगे। तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर बेटा फटाफट। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सिंपल भाषा में E इज इक्वल टू माइनस d5 बाई b अपॉन dt। इस इक्वेशन को पकड़ लीजिए, ये अपनी मैक्सवेल की तीसरी इक्वेशन है और यही बात बोली गई है कि दिस लॉ टेल्स दैट द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा तो ईएमएफ वगैरह जनरेट हो जाएगा। बाकी ये भाषा किताब की भाषा भी लिखी हुई है। तो तीसरी इक्वेशन ये हो जाती है। चौथे की बात करें तो मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ तो था ही, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट अब फंडे में नहीं है, लेकिन इक्वेशन में तो आ ही गई। तो क्या उन्होंने बोला, दिस लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज सर्किट सी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, यहां लिखना चाहिए था म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट, द सम ऑफ कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। ये देखिए फॉर्मूला। तो ये क्लोज लाइन इंटीग्रल है क्लोज सर्किट में बी डॉट डीएल मैग्नेटिक फील्ड का इज इक्वल टू म्यू नॉट, और ब्रैकेट में आईसी प्लस आईडी लिखा हुआ। ये कंडक्शन करंट है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इतना याद रखिए कि कंडक्शन करंट कौन सी होती है, जो वायर में फ्लो करती है, जो हमने पढ़ी है आज तक। एक तार लगाया, उसमें करंट जा रही है, तो इसे नॉर्मली आप बोलते हो कंडक्टर में जाने वाली करंट कंडक्शन करंट, और आईडी जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कंडक्शन करंट नहीं है, किसी और तरह की फील्ड के रूप में जाने वाली करंट है, ऐसा मोटा मोटा समझ लो आप, ठीक है। और ये इसकी वैल्यूज रख दी जाती हैं, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। मैक्सवेल की ये 4 इक्वेशंस हैं। क्या है इनका इन्फ्रेंस कि इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को मैक्सवेल साहब ने 4 इक्वेशंस में इकट्ठा करके रख दिया। ये इक्वेशंस खुद नहीं बनाई इन्होंने, लेकिन पूरी कहानी को बता दिया। ठीक है, बात पकड़ में आई होगी। आगे चलते हैं बेटा हम लोग
अब मैक्सवेल बहुत ही जबरदस्त साइंटिस्ट थे, उन्होंने थियोरेटिकल ग्राउंड्स पर ही एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए, वो साबित नहीं कर पाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, लेकिन 1865 में, यहां लिखा होगा कोई बात नहीं, 1865 में ही उन्होंने प्रेडिक्शन कर दी थी थियोरेटिकल अप्रोच पे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पाई जानी चाहिए, और ये साबित हुआ जाके करीबन 20-27 साल बाद, मेरे ख्याल से जैसा मुझे याद है 1885-87 के आसपास, जब वेव्स जनरेट की गई एक्सपेरिमेंटली। चलिए बात समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फेरेडे, उन्होंने जो बातें समझी, उन्होंने कहा फेरेडे लॉ के अनुसार ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज ए सोर्स ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जो मैं एक आपको समझाने के लिए सरल भाषा का उपयोग करता हूं, उन्होंने कहा यह मैग्नेटिक फील्ड है टाइम वेरिंग। मैं आपको समझाने के लिए ऐसे ऐसे लिख देता हूं, ये टाइम वेरिंग है, समझो, मतलब ऐसे ऐसे हिल रहा है यानी वेरी कर रहा है, समझाने के लिए मोटी भाषा। ये जो सोर्स होता है इसे क्या डेवलप कर देता है साहब, ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर देता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है जो चेंज डेवलप करेगा। बात पकड़ में आ रही होगी। तो फेरेडे के अनुसार चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल इंड्यूस और विल बी द सोर्स ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dy/dt था ही, फ्लक्स में चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना और उससे इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट वरेंट की बात, ठीक है साहब। उन्होंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरेटिकल स्टडीज, मैक्सवेल ने जो स्टडी की, उन्होंने कहा साहब कि ये जो बातें मेरी समझ में आ रही हैं, इसके अनुसार ए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए सोर्स ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये बात तो साबित हो गई, लेकिन इसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड भी बना दे। पहली बात ये थी, यहां जगह कम पड़ गई, उन्हें नीचे लिखता मैं, और दूसरी बात ये उन्होंने कह दी, ये इतनी बात फेरेडे साहब ने बताई कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल बी द सोर्स ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और उन्होंने मैक्सवेल ने क्या बोला, थ्योरेटिकल स्टडीज के हिसाब से अपना ज्ञान लगाते हुए विदाउट एक्सपेरिमेंट, कि साहब इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंजिंग टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोड्यूस कर देगा मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर बी से, मोटी भाषा, अगर बी से ई बनता है और ई से बी बनता है, तो साहब ये तो बनते ही रहेंगे। भाई आप समझ पा रहे हैं कि इसके ई के लिए बी हो गया खाना सोर्स, तो ई ने बी को खाया, और जब ई बन गया तो ई को फिर बी ने खाया, तो वो खाना पूरी चली रही है। बात समझ रहे हैं मेरी बात, क्या मैं पकड़ाने की कोशिश कर रहा हूं? तो ये तो साइकिल शुरू हो जाएगी ना, मैंने कुछ खाया और कुछ आउटपुट दिया, और दूसरा कोई जीव जंतु है, वो आउटपुट उसका भोजन है, तो वो खाया और उस जंतु को हमने खाया। प्लांट ही समझ लीजिए, प्लांट ही समझ लें, और ये फटाफट अगर हो रहा है तो प्लांट में मिट्टी में उर्वरक होते हैं, तो वो फर्टिलाइजेशन से फल दे देता, फल हम खा लेते हैं, फिर हम आउटपुट देते हैं, समझ पा रहे होंगे, वो मिट्टी में मिलके फिर उसको खाद बन जाता है, मोटा मोटा समझाने के लिए। तो इन्होंने कहा कि भाई ये दोनों एक दूसरे के सोर्स हो गए, तो कुछ और चाहिए ही नहीं दुनिया में, तुम मुझे पैदा करो, मैं तुम्हें पैदा करूंगा, दैट्स ऑल। इस बेसिस पे इन्होंने बोला साहब, देखिए बड़ी शानदार बात, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या हो गई, अब क्या होती हैं, ये उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया। एन ईएम वेव, ईएम लिखने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ए वेव रेडिएटेड बाय एन एक्सेलरेटेड चार्ज। यानी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, ये जो एक्सेलरेटेड चार्ज होता है, चार्ज मोशन में है विथ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेटेड चार्ज जो होता है वो प्रोड्यूस या डेवलप करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बात पकड़ना, अगले स्लाइड में बताऊंगा, जगह कम है वरना कुछ लिख भी देता। एंड विच प्रोपोगेट्स थ्रू स्पेस, जो प्रोपोगेट्स होने का मतलब आगे बढ़ना, चलना, थ्रू स्पेस, स्पेस मतलब जो स्पेस है उसमें आगे बढ़ना। कपल्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कपल्ड का मतलब है, इसको भी देखिए कलर मैंने चेंज किया है कि बी और ई कपल्ड जोड़े में रहते हैं, बी से ई से बी। कपल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सिलेटिंग परपेंडिकुलरली। अब ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑक्सिलेट करते हैं। बात समझ रहे हैं? जैसे ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे चल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रहा है, मेरा हाथ देखो, वाई एक्सेस, और इसे जेड कहते हो तो जेड एक्सेस, ये ऐसे कहानी चल रही है, ठीक है साहब।
ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलरली टू ईच अदर एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन टू द वेव। अच्छा, जो डायरेक्शन है, अभी फोटो भी दिखाऊंगा, जो डायरेक्शन है वेव का, उसी में मैं थोड़ा नाटक करूंगा तो ज्यादा पकड़ पाएंगे आप। समझ गए? तो इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर, ये दोनों वेक्टर जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उनके परपेंडिकुलर है। मतलब बोल ही देता हूं, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर, ये मैग्नेटिक वेक्टर, और वेव कहां जा रही है? सीधे। फिर से एक बार, है ना, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर वाई एक्सिस, ये जेड की तरफ चल रहा है, मैग्नेटिक वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए, और वेव किधर बढ़ रही है? एक्स एक्सिस की तरफ। ये देखिए, ये कहानी पकड़नी है आपको, ठीक है साहब? तो ये बात आप समझ गए होंगे। यहां से ध्यान रखिएगा, एक्सीलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस करता है। बड़ी शानदार बात, आगे ले चलते हैं। इसकी फोटोग्राफ है, जैसे आप जो मैंने बातें बताई उसको आप समझ पाए। तो इलेक्ट्रिक वेक्टर देखिए वाई डायरेक्शन में ऑक्सीलेट कर रहा है, मैग्नेटिक वेक्टर जेड डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑक्सीलेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक वेक्टर ऑक्सीलेट कर रहा है ये जेड डायरेक्शन में, और प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, यानी वेव बढ़ किधर रही है? तो वेव बढ़ रही है एक्स डायरेक्शन में। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। बात पकड़ में आई? इलेक्ट्रिक वेक्टर, मैग्नेटिक वेक्टर और वेव, ये देखिए, ठीक है साहब? बात पकड़ लिए होंगे। ज्यादा जगह नहीं है, दरवाजा तोड़ के निकल जाऊंगा वरना, है ना? ये इस तरीके से समझ लीजिए, बहुत आसान रहता है। तो अब इसके साथ में कुछ बातें कहना चाह रहा था, वो कह देता हूं, मन में आ गई तो। देखिए, हम लोगों ने क्या बताया अभी कि जो प्लस क्यू चार्ज होता है विथ एक्सेलरेशन, जब ये मूव करता तो ईएम वेव बनाता है। तो जब ये मूव नहीं करता तो क्या करता है? इसकी जानकारी अगर कहां लिख दूं, यहां लिख देते हैं। अगर हमारा प्लस क्यू चार्ज कोई मोशन नहीं करता, रेस्ट पर है, रुका हुआ है, तो क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। आप जानते होंगे भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले चैप्टर में ही तो पढ़ा था। चार्ज है, रुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। दूसरा देखिए, अगर चार्ज है और मोशन में है विथआउट एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन जीरो है, यानी वेलोसिटी जो है उसकी सेम बनी हुई है, बढ़ नहीं रही है, एक्सेलेरेशन जीरो है, तो उस समय यह बनाता है मूविंग चार्ज विथ नो एक्सेलेरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। ये आप जानते हैं, ये भी पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक वाली चैप्टर में। अब तीसरा खिलाड़ी क्या है कि जो चार्ज है प्लस क्यू, वो है विथ एक्सेलेरेशन, जीरो नहीं है। अब ये क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये कहानी है मोटे तौर पे। ये वेव ऐसे लिख दो साफ साफ भाई, वेव्स। तो ये कहानी आपको पकड़ लेनी चाहिए, बहुत मजा आता है, कॉन्सेप्ट जब क्लियर होता है। तो ये आप पकड़ ले गए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कहानी बता दी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? एनर्जी कैरी कर सकती है। ये वेव, ये जुगोड़ है, कपल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाते हैं जोड़े में, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर मोशन कर रहे होते हैं। इसमें खास बात क्या होती है कि ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। आपकी जानकारी लिए आपको मालूम ही है, 10th में पढ़े होंगे कि लाइट, हमारी लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फैमिली में आती है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी कैरी करती, धूप में खड़े हो जाए, जल जाएंगे आप। जलने का मतलब आपको तपिश लगने लगेगी। एनीवे, बात पकड़ में आई होगी ये। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर होते हैं, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स, वो सेम फेज में होते हैं। इसको पकड़े रहना बेटा। सेम फेज होने का मतलब, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम यानी ई नॉट जाएगा, उसी समय जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो बी नॉट जाएगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो जाएगा। तो दोनों टॉप पर एक साथ पहुंचेंगे, दोनों जीरो पर एक साथ पहुंचेंगे। तो सेम फेज में ऑक्सीलेट कर रहे होते हैं। समझ गए? तो सेम फेज में ई एंड बी होते हैं। आपको बिल्कुल वन शॉट वीडियो है, लेकिन इतनी जानकारी दे देंगे बिल्कुल सरल शब्दों में कि आपका कॉन्फिडेंस दुगना हो जाएगा, और काम तो ऐसे बनेगा पूछिए नहीं साहब। समझते रहना बस, प्यार से बच्चों। समझ गए इतनी बातें? बहुत शानदार। एज द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन एन इलेक्ट्रिक ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मैंने बताया और आपने देखा, एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन। ये कहानी याद रखो, ठीक है ना? सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर दी ट्रांसवर्स इन नेचर। बहुत पूछा जाता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव होती हैं।
ठीक, वो लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती। क्लास 9th में पढ़ा था शुरुआत में कि दो तरह की वेव होती हैं, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल वही डायरेक्शन में मोशन करता है। ट्रांसफर में पढ़ा था कि जिस डायरेक्शन में प्रोपगेशन है, मूवमेंट है, उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन होता है। तो हमारी ईएम वेव ट्रांसफर वेव होती हैं, इसको पकड़ के रहना। एमसीक्यू भी आ सकता है, कोई पूछ भी सकता है। ठीक, ट्रांसवर्स नेचर। क्यों? ये देखिए मोटी भाषा में लिख दिया गया है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इसकी प्रोपोगेशन से 90 डिग्री पे ऑक्सीलेट करते हैं। बार बार बना रहा हूं, मजा आ रहा है मुझे इस वजह से ये ट्रांसफर नेचर होल्ड करती हैं। तो कोई पूछे कहीं आ जाए, बहुत शानदार तरीके से जवाब दीजिएगा। अब कुछ खास बातें देखिए, ये इंपॉर्टेंट थी, मैंने बाद में स्लाइड्स डाली कि जब बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं, बता ही रहे हैं, तो इतनी जानकारी दे दो कि जो बच्चा डर रहा है वो अच्छे खासे परसेंटेज ले आए। तो साहब क्या होता है कि हमने अभी बात की कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी को कैरी कर सकती है। तो आखिर कितनी एनर्जी कैरी करती हैं? ले तो जा रही एनर्जी, फिजिक्स तो ऐसे बनती नहीं कि होता है तो भाई कितना होता है बताइए, ये बात हो जाती है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी कैरी करती हैं, तो कितनी करती हैं? तो वो एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब देखिए, यहां लिखा था फिर भी मैं जबरदस्ती लिख दे रहा हूं। अगर हमारी एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से लिखते हैं, कैपिटल यू टोटल एनर्जी और वॉल्यूम से डिवाइड कर दो उसको, U अपॉन V। वेलोसिटी मत समझना, वॉल्यूम है ये, इसलिए वॉल्यूम लिख दिया है। तो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज द एनर्जी डेंसिटी। बात खत्म। इससे हम पकड़ लेते हैं कितनी एनर्जी जा रही है। अब देखिए एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा, UE इज इक्वल टू, ये क्या है? अब इसमें जो एनर्जी कैरी करने वाले खिलाड़ी हैं वो खिलाड़ी इलेक्ट्रिक वेक्टर हैं और मैग्नेटिक वेक्टर हैं। तो दोनों लोग एनर्जी कैरी करते हैं। और अच्छी बात क्या है, ये सिद्ध किया जा चुका है कि हमारा जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड कैरी करता है उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड कैरी करता है। दोनों सेम एनर्जी कैरी करते हैं और जोड़ देंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी उन दोनों को। ठीक है, तो UE की वैल्यू होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर RMS। अब सोचेंगे RMS वैल्यू क्या आ गई? ये RMS वही अल्टरनेटिंग करंट वाला है, रूट मीन स्क्वायर। क्यों? क्योंकि भाई यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे बच्चों, साइनसॉइडली वेरी कर रहा है ना। देखो ऐसे टुई टुई टुई, एवरेज वैल्यू कैसे ले? तो वही फंडा इस्तेमाल करते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी है तो ये है E नॉट और RMS वैल्यू कुछ ऐसे आ जाएगी जो अल्टरनेटिंग करंट में पड़ी थी। और इसमें रिलेशन वही वाला होता है, यानी E RMS इज इक्वल टू E नॉट अपॉन अंडर रूट 2। और मैग्नेटिक में भी वही चक्कर रहेगा क्योंकि वो भी ऐसे ही वेरी कर रहा है। देखिए इस एक्सेस पे, तो B RMS इज इक्वल टू B नॉट, मतलब B नॉट का मतलब टॉप वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड, ये हो जाएगा B नॉट अपॉन रूट 2। वही वाला फंडा है। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर RMS, ये क्या है? एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो बताया। और UB भी इसके बराबर होगी, मैंने बताया आपको। तो उसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ B स्क्वायर RMS अपॉन म्यू नॉट, परमिबिलिटी, परमिटिविटी, आप जानते ही ये सब। अब टोटल देखो भाई कि ये जो जा रही थी इसने कितनी एनर्जी होल्ड की, तो इसने दोनों को जोड़ दो। भाई क्या रखा है? वो दोनों जुड़ गए, तो जोड़ दिया। अब जोड़ दिया, अब देखिए यहां पे ध्यान देना, E RMS की जगह E नॉट लिख दिया है। यानी अगर E RMS को E नॉट लिखोगे तो इस फॉर्मूले में यहां ध्यान रखो क्या लिख दोगे? U इज इक्वल टू 1/2, यहां देखिए एप्सिलॉन नॉट, और E RMS को लिख सकते हो E नॉट अपॉन रूट 2 का स्क्वायर। कैसे लिखा? ये देखो E RMS होता है E नॉट अपॉन रूट 2, E RMS की जगह E नॉट अपॉन रूट 2। बात पकड़ में आई? अब देखो 1/2 एप्सिलॉन नॉट और इसकी वैल्यू हो गई E नॉट का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर। तो ये देखो ये हो गई UE, यही तो UE लिखा हुआ है, ये इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे आ गया। कोई घबराने की बात नहीं, बिल्कुल सरल होता है। और मैग्नेटिक फील्ड में भी ये कांड कर दिया, उसको भी जोड़ के लिख दिया। तो ये ध्यान ये रखना कि यहां E RMS B RMS है, लेकिन इस फॉर्मूले में जो लास्ट हमने निकाला है, आप चाहे तो E RMS में भी लिख सकते हैं और चाहे तो E नॉट में भी लिख सकते हैं। रिश्ता हमको मालूम है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता ये कहलाता है बात समझ में आ रही होगी।
तो U इज इक्वल टू यूई प्लस यूवी, बहुत आसान मजेदार चीज, और आपने जोड़ के लिख लिया, फॉर्मूला घोट लीजिएगा, लॉजिक मैंने बता दिया। तो ये एनर्जी डेंसिटी होती है साहब। इसके आगे की भी चर्चा कर लेते हैं, इंटेंसिटी क्या होती है, कुछ रह ना जाए, बात समझ में आ रही है। और बच्चों अगली बात, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आखिर इंटेंसिटी या हिंदी में तीव्रता किसे कहते हैं? तो कहते हैं इसे द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। सरल भाषा में अगर वेव इस डायरेक्शन में जा रही है तो एक आप एरिया ले लो उसके परपेंडिकुलर, वो एरिया कितना होगा? यूनिट एरिया। एसआई सिस्टम है तो 1 मीटर स्क्वायर बना यूनिट एरिया, और इससे जितनी एनर्जी 1 सेकंड में निकल जाएगी उसको बोलोगे उसकी इंटेंसिटी। तो भाई कौन सी साइंटिफिक जानकारी, बहुत ही आसान शब्दों में तो है, बस जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन है उसके परपेंडिकुलर ले लो एरिया, यूनिट एरिया, और 1 सेकंड में जितनी एनर्जी निकल गई उसको बोलते हैं उसकी इंटेंसिटी, दैट्स ऑल। और इसका फॉर्मूला आपको पता है, I इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी कर देना बेटा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपको, ई नॉट ई स्क्वायर RMS इज इक्वल टू सी। बस इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, काम खत्म हो गया। आगे बात कर लेते हैं हम लोग फटाफट, बेटा आ जाओ। तो बच्चों बात करते हैं मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी थी ना अपने क्लास 10th में या 11th में, तो कई बच्चे सोचते हैं कि P इज इक्वल टू mv होता है। बिल्कुल होता है साहब, मास इंटू वेलोसिटी। लेकिन वेव में तो कोई मास होता नहीं भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई मास नहीं होता। तो ये ना समझ लेना कि इसके अंदर मोमेंटम नहीं होता, कि मास की वैल्यू सर 0 हो गई, वैल्यू पुट कर देंगे P की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो दिस इज रॉन्ग। हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर वेव्स में भी मोमेंटम होता है, और उस मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाएगी? P इज इक्वल टू U/C, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो सभी की सेम होती है, यानी लाइट की भी वही स्पीड होती है, तो लाइट की स्पीड भी कह सकते हैं। तो मोमेंटम का फॉर्मूला U/C, ये कभी कभी पूछा जाता है, तो पकड़े रहना बेटा, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसपोर्ट्स लीनियर मोमेंटम एज दे ट्रेवल थ्रू स्पेस। P इज इक्वल टू टोटल एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बड़ी शानदार बात, आगे समझते हैं हम लोग। एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं भाई, जब अच्छे से कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल भी लगा लेंगे। लिखा है इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सिलेट्स विथ ए फ्रीक्वेंसी दे रखी है, म्यू लिख दीजिए या एफ लिख दीजिए, जिससे भी नोटिफाई करते हैं आप, 2 × 10⁻10 पर सेकेंड, यह हर्ट्स। एंड एन एम्पलीट्यूड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दे रखा है 40 वोल्ट पर मीटर। ठीक साहब। अब पूछा क्या इन्होंने, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव? लैम्डा। अरे तो लैम्डा तो आप 10th के बेसिस पे निकाल लेंगे, V इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा पढ़े थे ना, बात समझ में आ रही है। V की जगह C लिख दो, और फ्रीक्वेंसी अगर नए जमाने में लिखता है तो न्यू लैम्डा लिख दो। तो लैम्डा निकालने का मतलब क्या है? C/न्यू। C है स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और न्यू की वैल्यू दे रखी है, पुट कर देना, खेल खत्म हो जाएगा इसका। पकड़ में आ रही बात की नहीं आ रही? ये देखिए दे रखी है न्यू ये, और C आपको पता है 3 × 10⁸ होता है स्पीड ऑफ लाइट, और न्यू यहां से लिख देना जो भी लिखा है 2 × 10⁻10 वगैरह, सॉल्व कर लेंगे। व्हाट इज दैट एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड? अभी दिखा देते हैं। एनर्जी डेंसिटी पढ़ा हम लोगों ने, बहुत सरल। तो साहब ये तो हो गई अपनी लैम्डा की वैल्यू, C/न्यू अभी वैल्यू रखी थी, कैलकुलेट करेंगे करीबन 1.5 सेंटीमीटर, इतने मीटर आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की। तो एनर्जी डेंसिटी को हमने देखा था कि फॉर्मूला क्या था, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या ई RMS का स्क्वायर। ठीक, उसको ई नॉट में भी चेंज कर सकते हो, मैंने सिखा दिया था, या आप पहले से जानते होंगे कितना सरल होता है। तो उसको ई RMS को E0/√2 रख दो, वैल्यू फॉर्मूला आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ई नॉट में क्यों लाना पड़ा? क्योंकि इन्होंने बोला था एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी ई नॉट की वैल्यू दे रखी थी हमको। तो ई RMS में या तो इसको हम बदलें या ई RMS को ई नॉट में बदलें, बात खत्म। 1/4 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, वैल्यू पर्चे में लिखी भी होती है, आपको याद भी होगी, और ई नॉट की वैल्यू रख दी, और ये आपका आंसर आ गया, बस खत्म। देखिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एकदम एक ही झटके में आर पार की लड़ाई खत्म। ठीक है साहब, आगे चलो, बड़ी अच्छी बात। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है,
मैंने पूरी जानकारी आपको अच्छे से दे रहा हूं मैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से पूछा जाता है, फिर स्पेक्ट्रम की बात आती है, यूजेस वगैरह की बात है ना। तो प्रॉपर्टीज फटाफट देख लेते हैं। ठीक है साहब, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पहली प्रॉपर्टी क्या है? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज। मैंने दिखाया था कि एक चार्ज जिसमें एक्सेलेरेशन है वो प्रोड्यूस करेगा, एंड डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू देयर प्रोपोगेशन। चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। लाइट आती है सूरज भगवान से धरती माता तक, तो इतनी दूर में बहुत वैक्यूम पड़ते हैं, विदाउट मीडियम बहुत सारे स्पेस पड़ते हैं, तब भी लाइट चली आती है। तो इससे याद रह सकता है, इसलिए एग्जाम्पल दे दिया। तो इनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। हो तो बढ़िया, हो तो ठीक है, और कुछ मीडियम में ये कभी चल पाती कभी नहीं चल पाती, डिपेंडिंग ऑन भाई दीवार आपने लगा दी तो लाइट छोड़ेंगे तो अंदर कैसे रोशनी आएगी, तो वो पेनिट्रेशन पावर कमजोर हो जाती है। तो ये सब बातें अलग की हैं। एनीवे, चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात करते हैं, द डायरेक्शन ऑफ ऑक्सिलेशंस ऑफ ई एंड बी फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दिखा चुके हैं, ये याद रखना है ना। ईच अदर एंड एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। फिर वही प्रोपोगेशन सीधे जा रहा है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक डांस करते रहो ऐसे। सो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। बात पकड़े रहना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स इन नेचर रहती हैं, प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर मूवमेंट है बाकी खिलाड़ियों का। द ऑक्सिलेशंस ऑफ ई एंड बी फील्ड्स आर इन सेम फेज। ये मैंने बताया था कि दोनों सेम फेज में होते हैं, एक ही साथ टॉप पे पहुंचते हैं और एक ही साथ ठुस हो जाते हैं, मतलब जीरो हो जाते हैं, सेम फेज में ऑक्सिलेट करते हैं। बड़ी अच्छी बात। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन फ्री स्पेस विद सेम स्पीड। ये भी जानकारी बहुत शानदार है कि जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इनकी स्पीड सेम होती है। इससे इनकी फैमिली भी बन गई कि भाई ये किस परिवार के हैं, कोई लक्षण तो सेम होना चाहिए। जैसे परिवार बहुत सज्जन पुरुष वाला है तो सारे मम्मी पापा बच्चे सब सज्जन पुरुष के हैं, कोई लड़ाका परिवार है नीचे से मतलब लड़ाका ही है, कुछ खास बातें सेम होनी चाहिए। तो इनकी फैमिली में क्या कॉमन है या सेम है कि सबकी स्पीड बराबर। अब वो होती कितनी है, तो ये रिलेशन भी पकड़ के रखो एग्जामिनेशन के लिए। C इज इक्वल टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला काम का है। तो C इज इक्वल टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, और उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनकी स्पीड कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे वो अल्ट्रावायलेट रेस हो, कुछ भी हो, रेडियो वेव्स हो, सबकी स्पीड इतनी। ठीक है साहब। अब इन ए मटेरियल मीडियम, ये तो क्या था जब हमारा स्पेस की बात थी। मान लीजिए कोई मटेरियल मीडियम है तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? V। C की जगह V लिख दो और यहां वैल्यू हो जाती है 1/√μ इंटू E। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, इसको C/N से भी लिखा जाता है, N होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, तो C/N लिख सकते हैं। इस तरीके से बात पकड़िएगा। ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। बिल्कुल बढ़िया है ना। अब द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक खास बात और, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसके अंदर एम्पलीट्यूड का रेशियो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, वो भाई साहब फिक्स होता है और वो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बराबर होता है। तो E0/B0 इज इक्वल टू C, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है, इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू μ0। बहुत अच्छी बात। आगे, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एज दे ट्रेवल थ्रू स्पेस। एनर्जी कैरी करती हैं। दिस एनर्जी शेयर्ड इक्वली बाई, देखिए मैंने बोला था कि दो इक्वली होती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, यानी UE और UB दोनों बराबर होते हैं। द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझा चुका हूं आपको अच्छे से। ये फॉर्मूला पीछे हम लोग पढ़ चुके थे, इसी को याद कर लीजिएगा, ये भी बात समझ में आती है। बहुत सुंदर बात। अब देखिए 7वें नंबर की प्रॉपर्टी मैंने ये भी बताई थी मोमेंटम को लेके, P इज इक्वल टू टोटल एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट। 8वें नंबर का पॉइंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड। ये बात पकड़ के रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती। लाइट आ रही है और आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो ऐसा नहीं कि लाइट घूम जाएगी। बात पकड़ में आ रही है ना, कि भाई लाइट आ रही है, रोशनी आ रही है, सूरज देवता की रोशनी आ रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगा के बैठे तो ऐसा नहीं कि रोशनी मुड़ जाए कहीं, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा उनके अंदर। ठीक है साहब। 9 नंबर पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन में इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सब में बात पाई जाती है। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी अप्लाई होता है इनके ऊपर। आपने सुपरपोजिशन पढ़ ही रहे हैं बहुत दिनों से। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ऑप्टिकल इफेक्ट्स। जो हमें दिखता विखता है ना भाई, जैसे हम रोशनी से देख पाते हैं, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इज मच ग्रेटर देन बी नॉट, ठीक है ना। ई नॉट का एम्पलीट्यूड ज्यादा बड़ा होता है बी नॉट से, और वही रिस्पॉन्सिबल होता है ऑप्टिकल इफेक्ट्स के लिए, हमें देख पाना, ये कर पाना, वो कर पाना, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज आप पढ़ लिए और ये एक बड़ी काम की। तो एक पोर्शन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जानकारी के तौर पे आपको पता होना चाहिए, वो पता हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे इसके स्पेक्ट्रम की, जहां से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अकॉर्डेंस विद देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी into distinct groups having widely differing properties is called electromagnetic spectrum। मतलब कई सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने खोजी, अब उनको हमने या तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर दिया, यहां फ्रीक्वेंसी है, और इसी का उल्टा वेवलेंथ होता है, आप जानते ही हैं, क्योंकि C इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा। C तो है फिक्स्ड, तो अगर हमारी ये न्यू फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो लेमडा घटेगा, तभी तो मल्टीप्लिकेशन पक्का फिक्स्ड नंबर आएगा। समझ पा रहे होंगे। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ते हुए क्रम में अरेंज की, यहां वेव नंबर 1, वेव नंबर 2, वेव नंबर 3, तो ये वेवलेंथ घटते हुए क्रम में हो जाएगी। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है, इसे ही हम बोल देते हैं स्पेक्ट्रम, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं फ्रीक्वेंसी बदलने से या वेवलेंथ बदलने से बदल जाती हैं। स्पीड सेम रहती है, लेकिन फैमिली के मेंबर्स हैं तो भाई बहन डिट्टो थोड़ी होंगे। भाई ठीक है, दोनों अच्छे बच्चे हैं, माता पिता बहुत अच्छे थे, तो बच्चे भी अच्छे हो गए ऐसे मान लेते हैं। तो लड़का और लड़की अच्छे हैं, लेकिन सारी प्रॉपर्टीज थोड़ी मैच करेंगी। एक को व्हाट्सएप पसंद है, एक को फेसबुक पसंद है, दोनों भी पसंद हो सकते हैं। आगे चलते हैं। खैर, अब ये देखिए साहब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो गया, और ये फ्रीक्वेंसी है। ये फ्रीक्वेंसी क्या है? घटते हुए क्रम में लिखी गई है। देखिए 10 की पावर 23 हर्ट्ज है और 10 नीचे है, तो ये फ्रीक्वेंसी है। तो बच्चों यहां पे देखो, ये फ्रीक्वेंसी ऊपर से नीचे घट रही है, तो यहां से ये घट रही है। मतलब अगर बात ऐसे एरो बना दोगे तो ये घट रही है, तो ये ऐसे कहने पे बोलोगे बढ़ रही है, समझे रहना। और उल्टा इसका बना दोगे तो इस समय ये घट रही है। देखिए 10 की पावर 7 है, ऊपर 10 की पावर -14 है, समझ गए होंगे। तो ये इस तरीके से अगर आप देखो तो फ्रीक्वेंसी घट रही है, और इस तरीके से आप देखोगे तो वेवलेंथ बढ़ रही है। बात पकड़ में आ गई ना आपको? तो साहब अब आप देखिए यहां पर कि हमारी जो विजिबल लाइट है छोटी सी, ये बस एक बैंड दिख रहा है। ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर एक छोटा सा पोर्शन है विजिबल लाइट, जो लाइट हमें देखने के लिए चाहिए होती है। इसके अलावा बहुत सी वेव, जैसे लॉन्ग रेडियो वेव्स, जिसका फ्रीक्वेंसी काफी कम है, फिर उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आप देखें तो AM वेव्स होती हैं, टेलीविजन, FM रेडियो, शॉर्ट वेव रेडियो, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट। जब हम अल्ट्रावायलेट बोलते हैं तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में अल्ट्रावायलेट मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और फिर एक्सरे और गामा रेस। इस तरह से मोटी मोटी कुछ वेव्स लिखी गई हैं जो आप समझ पा रहे होंगे। इनको सरल करने के लिए मैंने ऐसा चार्ट भी आपको दे दिया है कि जैसे याद करना, ये याद कर लेना बेटा, इसको मेमोराइज कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। क्या करेंगे आप? समझ के कुछ नहीं होगा, इसमें लिखना पड़ेगा फिगर। तो नेम है गामा रेज, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। ये वेवलेंथ है लैम्डा, और ये फ्रीक्वेंसी है। तो ये इस तरीके से रेंज इसकी थोड़ी सी पकड़ लीजिएगा, एग्जामिनेशन में आता है तो याद होना चाहिए। मैंने स्लाइड इसलिए बना दी कि आप पॉज करके देखिए, फोटो तो ले सकते हैं। बाकी इसका जो प्रेजेंटेशन PDF फॉर्म में है वो अरविंद एकेडमी ऐप पे अवेलेबल रहता है। कुछ बच्चे कहते हैं मिल जाता तो अच्छा था, तो अरविंद एकेडमी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। बढ़िया बात। आगे चलते हैं। वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, आपने देखा था कि विजिबल लाइट बहुत ही छोटा सा स्पेक्ट्रम था पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। तो उसकी देखिए वी वायलेट, ये वेवलेंथ लिखी हुई है, तो 400 नैनोमीटर से शुरू होता है, और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, 750 नैनोमीटर से तक होती है। यानी 400, मोटा मोटा, थोड़ा वेरिएंस हर जगह मिलेगा, 750 नैनोमीटर तक वेवलेंथ की जो रेंज होती है वो विजिबल लाइट की रहती है। विजिबल लाइट, बात पकड़ में आ रही होगी आपकी। बाकी इसके ऊपर नीचे खिलाड़ी दूसरे हैं, ठीक है साहब। अब एग्जामिनेशन में इन वेव्स पे पूछा जाता है कि इनके यूजेस बताइए।
फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ भी पूछते हैं कि ये, या दे देंगे इस फ्रीक्वेंसी की वेव है, किस काम में आएगी, तो उससे आप कोरिलेट करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी की है तो ये फला वेव है, तो ये धमाके काम में आएगी। बात पकड़ में आया ना? इस तरह से घुमाव देते हैं। तो आपको फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ भी याद होनी चाहिए और उसके इस्तेमाल या यूजेस भी याद होने चाहिए। मैंने कई तरीके से यूजेस आपके सामने दिए कि आपके दिमाग में ठुकी जाए, अलग अलग भी दिया, एक साथ भी दिया है और टेबुलर फॉर्म में भी दिया है, जिससे आप पकड़ पाए बात को। तो रेडियो वेव्स, अब रेडियो वेव्स के बारे में सारी बेसिक जानकारी लिखी है, मैं पढ़ पढ़ के क्या सुनाऊं। तो दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी। यूजेस क्या है? तो इन रेडियो एंड द टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम्स में यूज होती हैं, रेडियो एस्ट्रोनॉमी वगैरह में। ये इसकी जानकारी है, आप याद कर सकते हैं वेवलेंथ कितनी, फ्रीक्वेंसी कितनी, सोर्स क्या और प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्शन, डिफ्रेक्शन वगैरह वगैरह। इसी तरीके से बाकी वेव की बातचीत करें, माइक्रोवेव की, तो ये माइक्रोवेव लिखा हुआ, देखिए याद करने में आसानी हो इसलिए ऐसा बना दिया है। दे आर दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग वेवलेंथ नेक्स्ट स्मॉलर टू रेडियो वेव्स। Uses of microwave in radar systems for aircraft navigation, in microwave ovens। ठीक, ये आप जानते ही हैं। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी लिखी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं, सोर्स वगैरह भी लिखा हुआ है, बाकी जानकारी भी है, जिससे आपको आसानी हो, बात पूरी पकड़ पाए, याद कर पाए। इंफ्रारेड वेव्स की बात करें तो इंफ्रारेड, दीज रेडिएशंस लाई क्लोज टू द लो फ्रीक्वेंसी और लॉन्ग वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, सो दे आर ऑल्सो नोन एज द हीट वेव्स। पकड़े रहिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। हीट वेव्स किसे बोलते हैं? तो इंफ्रारेड को हम लोग हीट वेव्स भी बोलते हैं। ठीक, आपने देखा होगा कई बार ट्रीटमेंट में, कई बार शहरों में सेकाई वाली मशीन लगाई जाती है। कई लोगों को जॉइंट में पेन होता है, थोड़ी एज बढ़ जाती है या किसी वजह से, तो जब सेक लेते हैं, सेकाई मतलब सेकाई समझते हैं ना, कि गरम गरम कुछ लगा के सेक लिया, तो सेकाई वाली सिस्टम में इंफ्रारेड रेज लगा दी जाती है कि आप जाइए सेकाई कराइए तो आराम मिल जाता है। तो कई राउंड में सेकाई उनकी चलती क्लिनिकल ट्रीटमेंट के तौर पर। ठीक है, ये बातें की जाती है, तो इंफ्रारेड वहां यूज की जाती है। दूसरी आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे बता दूं पहले, जो टीवी और वीसीआर के रिमोट होते हैं, जैसे मेरे हाथ में ये रिमोट है, तो ये भी मैं दाब रहा हूं तो इंफ्रारेड निकल रही है, रिमोट पकड़ा हुआ हूं ना स्लाइड बदलने के लिए, तो यहां से जब मैं क्लिक दबाता हूं तो इंफ्रारेड में मुझे दिखता नहीं है कि रोशनी निकल के गई वहां। आप टीवी चलाते हैं, कुछ और चलाते होंगे, तो उसमें जब रिमोट इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि टॉर्च जैसी रोशनी जा रही है, दिखती थोड़ी है लेकिन निकलती है। अगर ये रोशनी आपको देखनी है इंफ्रारेड वाली ना, तो मैं एक दुकान पर ट्रिक देखी थी, आप जानते भी कि मोबाइल कैमरा ले लीजिए, अब यहां है नहीं मोबाइल, इसको रोशनी मारिए चालू और मोबाइल कैमरा रखिए इसके ऊपर कैमरा, तो उसमें आपको इससे निकलती हुई वेव्स दिखेंगी। मजा आता है बहुत, मैंने देखा था। आप समझ पा रहे हैं ना? ये चालू किया इंफ्रारेड, नेकेड आई से तो दिख नहीं रहा है, ऊपर लग दिया मोबाइल कैमरा और उसमें देखा तो उसमें दिखती हैं, क्योंकि जो कैमरा होता है मोबाइल कैमरा वो सेंसिटिव होता है इंफ्रारेड रेस के लिए, तो दिख जाती हैं। खैर एनीवे वापस आते हैं, तो यूजेस क्या हो गया? इन रिमोट कंट्रोल और टीवी वीसीआर यूज करते हैं, और इन द ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर कंप्लेंट्स, मैंने बताया कि किसी को दर्द वर्द हो रहा है जोड़ों में वगैरह वगैरह, मसल्स में, तो वो सेकाई कर लेता है। खिलाड़ी भी सेकाई करते हैं जब उनकी चोट वोट लग जाती है, मसल्स पुल हो जाती हैं जब। इन रीडिंग द सीक्रेट राइटिंग और द एंशिएंट वॉल्स, इन सब में भी यूज होता है। इन नोइंग द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यहां भी यूज होता है। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी आपके सामने है ही बच्चों। आगे की बात कर लेते हैं, विजिबल लाइट। भाई सबसे शानदार लाइट जो हमारे हमको देखने में मदद करती है, अंधेरे कमरे में कुछ दिखता नहीं और रोशनी में बड़ा मजा आता है। तो इट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी जो विजिबल लाइट है बहुत छोटा पार्ट होता है, टुवर्ड्स विच द ह्यूमन रेटिना इज सेंसिटिव। इन वेवलेंथ पे हमारा जो ह्यूमन रेटिना है, आंख के अंदर रेटिना होता मालूम है आपको, पर्दा आंख का, वो सेंसिटिव होता है। तो वहां पर फिर वो लंबी कहानी अलग है कि वहां पर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं, सेंसिटाइजेशन होता है, फिर वो इमेज बनती है, लंबी चौड़ी कहानी है। ठीक है, तो आपका रेटिना सेंसिटिव है इस वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के लिए। द विजुअल लाइट एमिटेड और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम बॉडीज अराउंड अस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड। भाई देखेंगे तो करेंगे कुछ। इट प्रोवाइड्स अस द इंफॉर्मेशन ऑफ द होल वर्ल्ड अराउंड। इट कैन कॉज केमिकल रिएक्शन। भाई रोशनी में धूप में रख दीजिए तो कभी कभी कुछ केमिकल रिएक्शन चालू हो जाती है, ये केमिस्ट्री में पढ़े हो गए आप। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, बाकी और भी बातें लिखी हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। आगे बात करते हैं अल्ट्रा वायलेट रेस। तो अल्ट्रा वायलेट रेस क्या हो गई? दिस रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैज ए वेवलेंथ जस्ट शॉर्टर देन द विजिबल लाइट
एंड कैन बी डिटेक्टेड जस्ट बियॉन्ड द वॉयलेट एंड ऑफ द सोलर स्पेक्ट्रम। ठीक है, यूजेस क्या है? इन फूड प्रिजर्वेशन, इन द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आप करते हैं, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी लिखी है। देखिए यूवी लाइट जो होती है ना, वो बैक्टीरिया वगैरह को भी किल कर देती हैं। धूप में पानी रख दीजिए, अल्ट्रावायलेट आती है सूरज देवता से, भगवान से, तो वो निपट जाते हैं जो बैक्टीरिया हैं। नदी वदी का पानी, एक तो बहता पानी, ऊपर से सूरज की रोशनी, सारे बैक्टीरिया निपट गए। स्वच्छ पानी है तो, कुछ और नहीं मिक्स है तो। यहां तक कि यही आर्टिफिशियल जो आरओ घर में लगाते हैं, उस आरओ में भी कई जगह ये टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। अल्ट्रावायलेट रोशनी से किल करते हैं बैक्टीरिया को और आपको शुद्ध पानी मिलता है। अब भगवान तो ऐसे ही, सूरज दिखता वैसे ही किल कर रहे हैं। बात पकड़ में आ रही है ना? तो अल्ट्रावायलेट्स हमारे बैक्टीरिया को भी मारता है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, और नेचर बड़ा कमाल का है, काफी चीजें हम लोग को बढ़िया तरीके से दे रखा है, तो नेचर को प्रिजर्व करना चाहिए। पेड़ पौधे लगाइए और मस्त रहिए। एक्सरे की बात करते हैं। दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक्सरे पहचानते होंगे, खुदा ना खास्ता किसी के हड्डी टूट जाए लड़ाई झगड़े में, खेल कूद में बच्चे हैं खुराफाती रहते हैं। हमारे भी जो दो बेटे हैं, बड़े वाले की टूट चुकी है, बड़े वाले का मतलब अभी 8th क्लास में है वो, तो वो आज से 4 साल पहले वो लटक रहा था, वो बंदर तो होते ही बच्चे, और छूट गया, धड़ाक से गिरा, ये निकल गई मतलब फ्रैक्चर हो गया। अस्पताल ले गया, एक्सरे हुआ, तब पता लगा फ्रैक्चर है, फिर उसका वो प्लास्टर वास्टर जो भी कहानी थी। तो एक्सरे कहाँ काम आएगा? फ्रैक्चर में। जब एक्सरे आप छोड़ते हैं तो जो फ्लैश है, मतलब मांस जो है, उसको भेद देता है, पेनिट्रेट कर देता है, हड्डियों का पेनिट्रेशन नहीं कर पाता, तो वहाँ पता चल जाता है क्रैक है, टूटा है, फूटा है। मेडिकल डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं। आप जानते थे, मैंने थोड़ा सा उसमें और कहानी जोड़ दी। तो एक्सरे कैन पास थ्रू मैनी फॉर्म्स ऑफ द मैटर, सो दे हैव मैनी यूजफुल मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। यूजेस क्या है इन मेडिकल डायग्नोसिस? बिकॉज एक्सरे कैन पास थ्रू फ्लैश बट नॉट थ्रू बोन्स। ये मैंने बताया आपको, भाई मांस से पास कर जाएगा, हड्डियों पे रुक जाता तो पता चल जाता कहां टूटा फूटा है। जहां क्रैक होगा वहां से पास कर जाएगा, दिख जाएगा जैसे पास हो रहा है। बात समझ पाए? मान लीजिए हड्डी है किसी की, सपोज भगवान जाने किसकी है। अब यहां पर अगर ये पूरी बंद है, फिट फाट है, तो आप भेजेंगे तो हड्डी ऐसे दिखेगी। मान लीजिए हल्का सा क्रैक है यहां, तो जब आप एक्सरे भेजेंगे तो बाकी जगह तो बने रहेगा, यहां सुराग जैसा है, सुराग या क्रैक है, तो यहां से रेज निकल जाएंगी, तो यहां एक लाइन से दिख जाएगी आपको, क्योंकि यहां से वो निकल गई है, रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, तो आपको पकड़ लेते हैं क्रैक है। और डॉक्टर यही होती है, वो और डिटेल में समझ लेते हैं बातों को। तो इन द स्टडी ऑफ द क्रिस्टल्स स्ट्रक्चर, बिकॉज एक्सरे कैन बी रिफ्लेक्टेड एंड डिफ्रैक्टेड बाय क्रिस्टल्स। ये सब इन रेडियोथेरेपी टू क्योर अल्ट्रा सेलेबल स्किन डिजीज एंड मैलिग्नेंट ग्रोथ। यहां पर क्या होता है, जो मैलिग्नेंट ग्रोथ का मतलब हो गया, जो कई लोगों को बेचारे पेशेंट होते हैं उनको कैंसर हो जाता है, तो उन कैंसर में जो कैंसरियस सेल्स होती हैं वो बढ़े नहीं और डेवलप ना हो, तो एक्सरे से हम उनको किल कर देते हैं, है ना। सरल भाषा में बोलते हैं सेकाई कराने जा रहे हैं। ईश्वर ना करे किसी को कोई डिजीज हो, लेकिन अब ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, तो कई लोग कीमोथेरेपी बोलते हैं उसको, तो कई लोग कहते हैं हम सिकाई कराने जा रहे हैं। तो सिकाई कराने का मतलब वही है कि आपके अंदर जो सेल्स हैं जो एबनॉर्मल ग्रोथ कर रही हैं, कैंसरियस मैलिग्नेंट सेल्स, उन पे एक्सरे डालते हैं, उनको किल कर देते हैं। तो किलिंग का उसके साथ जब किल करते हैं तो वो भी किल होती हैं, उसके साथ बाकी सेल्स को भी खतरा रहता है, वो भी किल हो जाती हैं, तो उसके साइड इफेक्ट तगड़े रहते हैं। ये कीमोथेरेपी चल रही है, कैंसर वालों को तो मारा ही मारा, उसके साथ नेचुरल भी अपने भी निपट रहे हैं बहुत कुछ। तो बहुत लोग पतले दुबले हो जाते हैं, स्वाद खत्म हो जाता है, बाल झड़ जाते हैं, भूख नहीं लगती, बहुत कुछ हो जाता है। तो ईश्वर सबको फिटफाट रखे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो साहब ये बात मैंने बताई, और वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी ये चर्चा आपके सामने हो गई एक्सरे को लेते हुए। अब बात करते हैं गामा रेस की। तो भाई ये तो बड़ी पावरफुल वेव है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियस ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रेंज एंड लोवेस्ट वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ कम। दीज आर मोस्ट पेनिट्रेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इसका पेनिट्रेशन पावर बहुत तगड़ा होता है। कहाँ काम आती है? इन रेडियोथेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। यहाँ भी वही कहानी, एक्सरे से ज्यादा तगड़ा पेनिट्रेशन करना है तो ट्यूमर में लगा दिया, पेनिट्रेट कर डाला। टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लाई टू इनिशिएट सम न्यूक्लियर रिएक्शंस, ये भी काम आता है, पकड़ के रखना है इसको। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी याद होना ही चाहिए बेटा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, समझ के कुछ नहीं होगा, फिगर चाहिए आपको, ठीक।
तो ये बात इस तरह से दे दी गई। अब मैंने एक और आपके लिए स्लाइड बना दी थी बड़ी कोशिश करके कि याद करने में आसानी हो, तो ये यूजेस एक जगह लिख दिए। ये यूजेस मोरलेस वही है, कुछ नए भी हो सकते हैं, मैं पढ़ कर रीड नहीं कर रहा हूं। ये क्या है, जो यूजेस हमने पढ़े हैं उसी यूजेस को एक जगह जिससे आपको याद करने में आसानी हो। मैं हट भी गया हूं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी पीडीएफ चाहते हैं तो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी इसका आप फोटो खींच लीजिए और घोट मारिए, देखिए एक जगह लिख दिया है गामा रेज, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रेज क्या है, यूजेस हैं साहब। ये एग्जाम में आते हैं। इसके बाद आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट मैंने अच्छे से बना दिया जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो। ये देखिए इंफ्रारेड रेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इन सब के यूजेस आपके सामने लिखे हैं। इसको याद कर डालिए, आधे घंटे में सब किनारे लग जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद मैंने तीसरा और हमला किया है जिससे आपको पकड़ा सके, टेबल बना दी है। तो इस टेबल में देखिए नेम, वही सब बातें जो बताई गई, फ्रीक्वेंसी रेंज, वेवलेंथ रेंज, मेन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, ये सारी बातें आपको दिख रही हैं और ये लाइन से लिखी हुई है जो वहां पे थी टेबल में अलग अलग साथ हैं, जिससे आप कहीं ना कहीं इन बातों को देखिए पकड़ लें। ये सारी